हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2021, ठीक है, लगभग एक महीना बचा हुआ है इसके अंदर। तो एक मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। 25 में से आपको कोशिश करनी है 25 के 25 का कंसेप्ट पता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, 25 में से 20 क्वेश्चन तक का भी कंसेप्ट पता है तो आपको मोटिवेटेड रहना। उससे कम है तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। एक महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप सही स्ट्रेटेजी सही गाइडेंस के साथ चलें। ठीक है, अब जिन लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है वो डायरेक्टली मॉक्स पे शिफ्ट करेंगे, मैक्सिमम मॉक्स देंगे, डेली का कोशिश करेंगे कि मॉक देते रहें। और बाकी इस शिफ्ट को सोल्व करके देखें। आप 25 में से कमेंट सेक्शन में बताना आप कितने क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाए। ठीक है, और टाइम का मैं इसमें बाउंडेशन कुछ नहीं दे रहा, आपको बस सोल्व करना है। कंसेप्ट पता है या नहीं पता क्वेश्चन का, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट आपको पता है फिर आप प्रैक्टिस से बेटर कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद सोल्व करना, फिर देखना मेरा आंसर भी सेम आ रहा है कि इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। 25 के 25 क्वेश्चन आपको इस तरह से देखना है। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। होता क्या है, हम पढ़ सब कुछ लेते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि हम अपने आप को एनालाइज ही नहीं करते कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है। सारी चीजें हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन सोल्व उसे पढ़ने के बाद या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी दोस्त ने रैंडम क्वेश्चन भेज दिया उसे हम नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इन चीजों में नहीं पढ़ना। 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप देखें कितने सोल्व कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में सही सही बता देना। ठीक है, कुछ कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो 25 में 25 कर जाएंगे, कुछ 22 पे होंगे, कुछ 20 पे होंगे। 20 से नीचे है तो आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, 20 से ऊपर है तो ठीक ठाक आपकी प्रिपरेशन चल रही है। थोड़ा सा और बूस्ट करें, रिवीजन अच्छे से करें, मॉक्स दें, आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कोई नए फ्रेम्ड क्वेश्चन इसमें नहीं डाले गए हैं। एसएससी सीएचएसएल 2019 की कुछ टॉप शिफ्ट्स मैंने अलग से करवा दी थी। ठीक है, उसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो देख लेना। अच्छे लेवल के सवाल, उसमें एवरेज में लोग 18-19 स्कोर कर रहे थे। जो मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट थी वो करवाई थी मैंने। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीएचएसएल 2020 के मेमोरी बेस्ड के टाइम कुछ क्वेश्चन पहले कराए गए थे। ठीक है, और सीएचएसएल के जो अच्छी शिफ्ट है वो भी हम सोल्व कर रहे होंगे, ये भी उन्हीं में से एक होगी। सीएचएसएल 2019-2020 के प्रीवियस ईयर पेपर सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक्स आप कहीं ना कहीं से दे ही रहे होंगे, तो अगर टेक्स्ट बुक के मॉक नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक के मैं रिकमेंड करता हूं कि आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजर इंटरफेस अच्छा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स टेक्स्ट बुक के मॉक देते हैं तो अच्छा एनालिसिस आपको मिल जाता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ एरर्स होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो यू मस्ट ट्राई इट। ठीक है, और खास बात ये टेक्स्ट बुक के मॉक्स की, आप एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंकिंग एग्जाम्स की साथ में साथ तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एग्जाम्स भी आपने दे रखे हैं, तो एक बार आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेज किया तो इसके जितने भी मॉक्स होंगे वो सारे के सारे आप दे पाएंगे। सबका एक्सेस एक साथ मिल जाएगा। 1 ईयर फॉर 360 एंड 3 ईयर फॉर 540 इफ यू यूज रेफरल कोड RBE10। ठीक है, तो सीएचएसएल के लिए काफी सारे फ्री मॉक्स भी अवेलेबल है और पेड मॉक्स भी अवेलेबल है। ठीक है, वो दे सकते हैं। सीएचएसएल खत्म हो जाए तो सीजीएल के लगा लो, सेम पैटर्न है। सिलेक्शन पोस्ट हायर सेकेंडरी लेवल के लगा लो मॉक्स। ठीक है, तो सेम लेवल सेम पैटर्न वाले कुछ मॉक्स आप साथ साथ दे सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम के खत्म हो जाते हैं। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। एक लाइन पढ़ी, जितना पढ़ लिया उतना करते रहो। साथ साथ ज्योमेट्री में सीधा सीधा रूल है। अगर 2 लाइन से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता तो मैं इसे लास्ट के लिए ही छोड़ता। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ठीक है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB बराबर हो जाएगा AC के। हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर होंगे। कहता है AD इक्वल्स टू 12, ये वाली दूरी अपने को 12 दे रखी है, एंड द परपेंडिकुलर ऑफ एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36। तीनों साइड्स का सम 36। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो आप साइड्स को ऐसे लिया करें, ये A है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी A, ये वाली साइड B है तो ये वाली को भी B मान लेते हैं। तो पेरीमीटर जब मैं निकालूंगा 2A और 2B, 2A प्लस B, ये पेरीमीटर हो गया मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये दे रखा है 36। हमसे पूछा लेंथ ऑफ BC, मुझे ये वाली दूरी बतानी है, मतलब मुझे किसका मान बताना है, मुझे 2B का मान निकालना है। तो सोल्व करके निकाल लेंगे। हमें A का मान नहीं पता, B का मान नहीं पता, ये चीजें दे रखी हैं। आप देखेंगे इसे सोल्व करूंगा, A प्लस B तो मेरे पास आ गया 18, और एक यहाँ पे आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ADC ट्राइंगल के अंदर। कौन से ट्राइंगल में? AD और C ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आप देखेंगे 12 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये मेरा, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर होगा।
इसे सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें 2b का मान बताया जा सकता है। दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल आ गए। लेकिन आप थोड़ा सा सोचें, 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है? आप कहेंगे सर 12 को मैंने देखा है, ये 12, 5 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं। और भी है जहां पे 12 हमारा ट्रिपलेट बनाता है, जैसे 12, 35 और 37 का भी ट्रिपलेट बनता है। और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे 12 है, 12, 15, 20 भी ट्रिपलेट बनाते हैं। इतने सारे दिमाग में आते हैं हमारे ट्रिपलेट्स, लेकिन सबसे ज्यादा जो पहले दिमाग में आता है ट्रिपलेट 12 के साथ, वो 12, 5 और 13 का आता है। और 12, 5 और 13 आप देखें यहाँ पे, ये 12 है, अगर ये वाली एक 5 हो जाए एक 13, ए हाइपोटेन्यूस है तो ये 13 की तरह काम करेगा और ये 5 की तरह। क्या ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इधर तो देखो ये तो सेटिस्फाई हो ही रही है, इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं। पर a प्लस भी मेरे पास 18 है, तो यहाँ पे 13 है और 5 ये 18, क्या सेटिस्फाई कर गया? तो मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं बची, मेरा टाइम बच गया। तो इसी तरह से छोटा छोटा हमें टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर। अगर मैं इसे देखता हूं, अगर ये 12, 5 और 13 पे सेटिस्फाई कर गया, तो b का मान तो आ गया 5 और 2 भी अपने पास कितना हो गया? 2 इंटू 5, ये हो गया 10। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास, अगर आप बेसिक से भी करते तो आप ये वाली इक्वेशन को सोल्व करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास आता 12 का स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बनता। a प्लस बी 18 है, 18 यहां पे रखता मैं, तो ये 144 डिवाइडेड बाई 18 करता, तो ये मेरे पास जाता 8 टाइम्स, और a माइनस बी मेरा 8 के बराबर आ जाता। a प्लस बी 18 है, a माइनस बी अपना 8 है। सोल्व करके b का मान निकालना है, इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 2b 10। 2b की वैल्यू निकालनी थी, क्या आ जाता? 10। क्वेश्चन हो जाता मेरा खत्म। बेसिक से करते तो हम इस तरीके से करते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। अगला सवाल, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ x% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ रुपीज 350 इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 800 देन द वैल्यू ऑफ x। मेरे पास एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी हमें 800 दे रखा है, इस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हमने x% के, जिसकी वजह से जो टोटल डिस्काउंट बना वो 350 का बना। अगर टोटल डिस्काउंट 350 का बना तो आर्टिकल कितने का बेचा गया होगा? 450 का। 800 में से 350 घटाया, ये अपना एमआरपी है और ये अपना क्या है? सेलिंग प्राइस है। हमें बताना है एक्स का मान क्या है। आप एक बात बताओ, बेसिक से करते हैं बिल्कुल। 800 रुपए का एमआरपी है, x% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने का बेचूंगा? पहले अगर वैल्यू 100 थी तो 100 माइनस एक्स का बेचूंगा, x% का डिस्काउंट दे दिया मैंने। पहला एक डिस्काउंट दिया x% का तो इतने का बेचा जाएगा, दो डिस्काउंट दिया तो इसकी पावर क्या कर दूंगा? 2। ये किसके बराबर हो जाएगा? जो सेलिंग प्राइस फाइनली बना मेरा 450। सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं आप। एक जीरो से एक जीरो हटा दोगे, 5 से काट दोगे तो 16 आएगा और ये मेरे पास 9 आएगा। आप देखेंगे 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर 9 भाग 16 आएगा। अगर स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा? 3 भाग 4 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये क्या है? 100 है, ये है 4 में किससे गुना कर दूं कि 100 बन जाए? 25 से। यहाँ पे भी 25 से गुना कर देंगे तो ये 100 है, ये 75 है। अब यहाँ पे 100 में से हमने क्या घटाया कि ये 75 आ गया। 100 में से 25 को घटाऊंगा तो 75 आएगा, तो x का मान आ गया मेरे पास 25। क्वेश्चन हो गया खत्म। या तो हम इस तरीके से देख सकते थे, एक तरीका अपना ये होता है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते आप यहाँ पे, तब भी आपको x की वैल्यू 25 मिल जाती। ये देखने का तरीका है कि आप कैसे चीजों को देख रहे हैं। एक चीज आप ये सोच सकते थे भैया कि x% का 2 बार डिस्काउंट दिया, मेरे पास ये एमआरपी है और ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। एमआरपी अपना है 800 रुपए और सेलिंग प्राइस है 450। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये 16 रेशियो मेरे पास आ गया 9, ठीक है। x% का 2 बार डिस्काउंट दिया ना, तो मेरे पास रेशियो ये है। अगर एक बार डिस्काउंट देते x% का तो क्या होता? इसका हम निकाल लेते हैं अंडर रूट। ये 2 डिस्काउंट दिए सेम x% के, तो ये 16:9 है एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस। अगर एक ही डिस्काउंट देता, मैं सिंगल डिस्काउंट देता, तो हम इसका रूट कर लेते हैं। रूट करता तो ये आ जाता 4:3। तो 4 का मैंने एमआरपी है, 3 का बेचा तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 1 का डिस्काउंट दे दिया। कितने पे? 4 पे। तो 1 भाग 4 गुना में 100%, ये हो जाता है अपना 25%, ठीक है। ऐसे भी देखा जा सकता है। ऑल्दो ये वाला मेथड जो होता है ये हम जनरली यूज करते हैं, आप इसके साथ जाएं, ठीक है। ये सारी की चीजें लिंक्ड होती हैं। ऐसी चीजें हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कई बार देखते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख सकते हैं। परसेंट एंड क्या कहते हैं, अर्थमेटिक इज कंप्लीटली लिंक, पूरा अर्थमेटिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चले आगे। अब देखो ये वाला सवाल एसएससी ने थोड़ा नया पूछा, नया इन द सेंस वैल्यू चेंज करके पूछा। ये बिल्कुल टाइप तो ये 3-4 बार एसएससी पहले भी पूछ चुका है, CHSL 2018, 19 सब जब में पूछा जा चुका है, सीजीएल में भी आया है। कहता है x प्लस वाई प्लस जेड 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 91 है, एक्स जेड का मान वाई स्क्वायर दे रखा है,
हमें वैल्यू बतानी है z और x के डिफरेंस की। आप एक चीज बताएं, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो हम इनकी वैल्यू अपने मर्जी से ज्यूम नहीं कर सकते, हमें बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये होगी कि वैल्यू पुटिंग मेथड काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, जब भी आपको x प्लस वाई प्लस जेड कितना मिल जाए, 13 मिल जाए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इस केस में आपको क्या करना है, इनमें से x y z में से एक की वैल्यू तो आपकी आएगी 9, एक की वैल्यू आएगी 3 और एक की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, 3 प्लस 9 प्लस 1 13 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी चेक करके देख लें, एक को 9 रखेंगे, एक को 3, एक को 1, इनका स्क्वायर का सम करेंगे 91 आएगा। और अगर ये वाली इक्वेशन को देखूं एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये y को अगर मैं 3 रखूंगा और एक्स जेड को 9 और 1 रखूंगा तो मेरे पास ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड आपको 13 दे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे आपकी इक्वेशन इस पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, एग्जामिनर ने अगर दोबारा रिपीट करके ये सवाल बनाया तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये मैं क्यों याद करने को कह रहा हूं, क्योंकि एसएससी ने पहले 2-3 बार सवाल किस पे बनाया है, आपको देता था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 19, बिल्कुल सेम सवाल एसएससी पहले पूछ चुका है। x प्लस वाई प्लस जेड आपको 19 दे दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरे ख्याल से 133 था, मुझे क्वेश्चन भी याद है CHSL 2018 का, और एक्स जेड आपका वाई स्क्वायर के बराबर था। हमसे यही पूछा था कि एक्स और जेड का डिफरेंस बता दो। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 19 होता है तो उस केस की वैल्यूज भी मैं बता रहा हूं, ये भी याद रख लो, दोबारा रिपीट हो सकती है। इस केस में आपके पास एक वैल्यू होती है 9, एक वैल्यू होती है 6 और एक वैल्यू होती है आपके पास 4। ये इन तीनों पे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब ये कैसे आया, मैं बेसिक से भी करा रहा हूं, बिल्कुल भी ये मत सोचो कि बस ट्रिक बता दी और चले गए सर, बेसिक से सोल्व करना सिखाया ही नहीं। तो सीखते हैं हम बेसिक से कैसे करेंगे। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे इन तीनों के बीच में सिंपल रिलेशन दे रखा है और यहाँ पे हमें x और z के और y स्क्वायर के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x और z को अलग कर लेता हूँ, y को अलग ले जाता हूँ। मेरे पास x प्लस जेड इक्वल्स टू 13 माइनस वाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को क्योंकि x z निकालना है, x z कब आएगा, जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास आ गया प्लस 2xz। ये किसके बराबर, 13 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस मेरे पास 2 इंटू 13 वाई। अब आप देखो एक्स जेड को मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे ये एलिमिनेट करके यहाँ पे लिख दिया अपना वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, यहां से अगर मैं निकाल लूं तो ये 91 माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो ये भी मैं एलिमिनेट कर देता हूं। मैं यहां पे कहता हूं ये मेरे पास आ जाएगा 91 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से सोल्व करेंगे तो आपके पास 91 और देखो माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस का इधर जाएगा माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर कट जाएगा तो 91 बचेगा खाली। ये 13 स्क्वायर है और अपने पास माइनस 2 इंटू में 13y है। आप देखेंगे 13 से सब कट जाएगा ये, और मेरे पास 13 में से 7 घटाऊंगा तो उधर जाएगा 6 और इधर जाएगा 2y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 दैट इज 3। अब मेरे पास y आ गया 3। अगर y 3 आ गया तो आप बताएं यहां पे पहली इक्वेशन क्या होगी, y की जगह 3 रखूंगा, x प्लस जेड अपना हो जाएगा 10 और यहां पे y को 3 रखूंगा तो x जेड का मान हो जाएगा कितना, 9। तो x और z की क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे जिससे सेटिस्फाई कर जाए कि सम 10 आए प्रोडक्ट 9 आए। तो आप कहेंगे सर इसका 9 और 1 रख सकते हैं, x को 9 कर दूंगा, z को 1 कर दूंगा, तो 9 इंटू 1 9 और 9 प्लस 1 10। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं z को 9 कर सकता हूं और x को 1 कर सकता हूं। उस केस में भी इनका सम 10 आएगा, प्रोडक्ट 9 आएगा। ठीक है, तो 2 केसेस मेरे पास बने, दोनों में से कोई सा भी केस ले लो, हमसे डिफरेंस पूछा है z और x के बीच में, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रखे तो पॉजिटिव वाला लेंगे, मतलब z को बड़ा मान लेते हैं, x को छोटा मान लेते हैं, 9 माइनस 1 अपना हो जाएगा 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब ये देखो आपको लग रहा होगा मुश्किल ये काम, लेकिन अपने ने पहले 2-3 बार कर रखा है क्वेश्चन को सोल्व, तो ये याद रह जाते हैं स्टेप। ठीक है, आपको भी ध्यान रखना है, इसलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर की बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। एग्जाम में बैठ के अगर सोचना पड़ जाए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करना है, तो मतलब आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, छोड़ना है, एग्जाम में लास्ट के लिए छोड़ना है, जो कि लास्ट कभी आता नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन गया आपके हाथ से। अब एक सवाल देखो ये आया, हमसे कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब y इन x माइनस 2y और 5x प्लस y का होल क्यूब। ठीक है, इसमें x क्यूब y का कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक,
अब ये मेरे पास 5x प्लस वाई, ये तो सिंपल दे रखा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ये 5x प्लस वाई का होल क्यूब है। a प्लस बी की फॉर्म है, 5x को अगर मैं a मान लूं और y को मैं b मान लूं, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये मन में ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब अपने को चाहिए क्या, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, मेरे को चाहिए एक्स क्यूब वाई का कोएफिशिएंट। बाकी दुनिया जहां की नॉलेज से मुझे कोई मतलब नहीं है इसके एक्सपेंशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अब यहां पे जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, देखना ध्यान से, ये मेरे पास 5x का क्यूब है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आता है। मेरे पास 5x का होल स्क्वायर और यहाँ पे y है प्लस मेरे पास 5x और y स्क्वायर है, ठीक है। और इसके अंदर अपने को मल्टीप्लाई करना है क्या, ये x माइनस 2y को। अब मुझे x क्यूब y चाहिए, तो मेरे पास अगर मैं इस x को ले लेता हूं, इसे यूज करता हूं, तो मुझे किसकी जरूरत है, अब x स्क्वायर y की जरूरत है, वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो मैंने कहा 5x स्क्वायर इंटू में y, यहां से मुझे x क्यूब y मिलेगा। अब और कोई तरीका है, कहीं x स्क्वायर y इसमें और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो x वाला काम खत्म हो गया, माइनस 2y। अब माइनस 2y मिल गया मेरे को, मतलब माइनस का एक तरह से y मिल गया, तो क्या चाहिए, x क्यूब की जरूरत है x क्यूब y बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, माइनस 2y है, इसमें x क्यूब मतलब ये है मेरे पास 5x का होल क्यूब, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 2y इंटू में 5x का होल क्यूब, एक ही आएगा। तो x क्यूब y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 25 इंटू में 3 75 है, और यहाँ पे 125 इंटू में 2 माइनस का अपने पास 250 है, तो ये माइनस का 175 बचेगा। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। समझ आया सबको, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये स्टेप लिखे, एग्जाम में कुछ नहीं करना था। एग्जाम में हमने देखना था यहाँ पे x है, अब x ले लिया तो x स्क्वायर y की जरूरत है, वो कब आएगा, जब 3a स्क्वायर b करूंगा, मतलब 3 इंटू में 5 स्क्वायर 25, 3 इंटू में 5 स्क्वायर हुआ 25, 3 इंटू में 25 75, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कोएफिशिएंट बचेगा खाली 75। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पर गया, फिर मैंने 2y को देखा, माइनस का है तो मैंने माइनस का साइन रख दिया, फिलहाल कोएफिशिएंट है 2, y के साथ किसमें मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब y आए, तो x क्यूब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x क्यूब कब आएगा, जब 5x का होल क्यूब करूंगा, इसका क्यूब करा, कोएफिशिएंट आएगा 125, 125 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस 250, तो ये आया माइनस 250, और आंसर आएगा मेरे पास 175 माइनस का। दिस इज व्हाट आई नीड टू डू इन दी एग्जाम। एग्जाम का प्रोसेस ये है, समझने का प्रोसेस ये सारा का सारा है, क्लियर है। इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसके लिए कहते हैं रिवीजन की। सोचना पड़े एग्जाम में, अगर हम एग्जाम में सोच के कर रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे, अगर सोचना नहीं पड़ रहा है तो हम ऐसे करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, चीजों को समझा है, टाइम दिया है, और जिसने हड़बड़ी में सारा कोर्स कंप्लीट किया है वो ऐसे करता है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है लेटेस्ट टाइप्स की वो ऐसे करता है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है, A person sold an article at a loss of 12%. Had he sold it at a gain of 10.5%, he would have got rupees 112.5%. He have got rupees 112.5 more. What is the original selling price of the article? कहता है एक पर्सन क्या करता है, एक आर्टिकल को 12% की छूट पे बेचता है, मतलब अगर उसे 100 का पड़ रहा है तो कितने की बेच रहा है, वो 88 का बेच रहा है। अगर वो 10.5% एक्स्ट्रा में बेचता, 10.5 इसमें जोड़ दूंगा तो 110.5 रेशियो का बेचता, तो उसे 112.5 का फायदा होता, या मतलब 112.5 ज्यादा का बेचता हुआ। तो ओल्ड सेलिंग प्राइस ये है, न्यू सेलिंग प्राइस ये है, कितने ज्यादा का बेच रहा है 112.5, ये कितने रेशियो के बराबर हो गया, ये 22.5 रेशियो के बराबर हो गया। हमें बताना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, 88 रेशियो का मान क्या था। अगर सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे 22.5 से 9 टाइम्स जा रहा है, तो एक रेशियो मेरा 9 के बराबर होगा, 88 रेशियो मेरा किसके बराबर, सॉरी ये 9 नहीं 5 टाइम्स जा रहा है, 88 रेशियो अपना 88 इंटू में 5 440 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये ओरली करने वाला सवाल था, लिखने की इसमें जरूरत नहीं थी। कैसे, क्योंकि पहले 12% में बेचा, फिर लॉस पे बेच रहा है, फिर 10.5% एक्स्ट्रा में बेच रहा है, तो आप देखेंगे पहले पीछे 12 आया, आगे 10.5 बढ़ा, तो कितना का चेंज आ गया, 22.5 का चेंज आ गया,
और रुपीज में कितने का चेंज आ रहा है 112.5 का, तो 22.5 112.5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा 5 को रिप्रेजेंट करेगा। हमें बताना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, तो एक रेशियो अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओरिजिनल तो 12% कम में बेच रहे थे, 100 में से 12 गया 88, 88 इंटू में 5 440। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर स्पीड आपकी अच्छी होगी ना तो ये कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली आप ये आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। मन मन में मैक्सिमम कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की जा सकती थी। अब ये सवाल टीसीएस का फेवरेट बना हुआ है 2019 टीयर 2 से, ठीक है, सबसे पहले वहीं आया और तब से लगातार पूछ रहे हैं। एक 5 डिजिट का नंबर दे रखा है अपने को, ये 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है, तो हमें बताना है 6x प्लस 5y का मान क्या होगा। 3, 7 और 11 से कटेगा, मतलब 3 इंटू 7 इंटू 11 से भी डिविजिबल होगा, मतलब 231 से भी डिविजिबल होगा, 231 से डिविजिबल होगा ये वाला नंबर। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर एक्स क्या लेगा, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट ले सकता है, ऐसी वाई भी 0 से 9 तक कोई भी डिजिट ले सकता है। तो मैं एक्स और वाई की जगह इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करता हूं इस तरह के सवाल को करने के लिए। तो ये 67299 क्यों, जो क्योंकि कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो जब मैं इस नंबर में से घटा दूंगा तो एक्चुअल नंबर मिल जाएगा, ये 5 डिजिट का कौन सा है जो इन तीनों से कट रहा है। अब 231 से काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, ये मेरे पास 462 हो गया, ये अपने पास 0 है, ये अपने पास 1 बचेगा और ये अपने पास 2 बचेगा, यहां से 9 आ जाएगा। फिर आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, काफी क्वेश्चंस हमने इस टाइप के करे हैं तो कैलकुलेशन भी याद हो जाती है कि हमें पता है 231 इंटू 9 क्या होता है। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 9 आती है, यहाँ पे अपने पास 7 आता है, यहाँ पे अपना 20 आता है, 2079 बनता है। ठीक है, अब यहां से मैं काट दूंगा तो ये 0 बचेगा, ये 3 बचेगा अपना, अब ये 9 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर यहां से करेंगे 1 जा जाएगा 231 और रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 78। अगर रिमाइंडर 78 बचा तो इस नंबर में से 78 को घटा दूंगा तो ये वाला नंबर मेरा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 231 से। तो 672x99 माइनस 78 करा तो ये 1 बचा और ये 2 बचा, और ये 672 ये वो नंबर है जो डिविजिबल है 231 से। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये वाली वैल्यू x का मान अपना ये आ गया और y का मान यही आ गया, यही तो दे रखा था। 6x प्लस 5y की वैल्यू बतानी है, तो 6x और यहाँ पे प्लस 5 इंटू में 1, तो 12 प्लस 5 ये 17, यही इस सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पे चले आगे। क्वेश्चन में कहता थी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8000 एट अ सर्टेन रेट % पर एनम फॉर 3 years इज इतना, what will be the amount of the same sum after 2 years at the same rate if the interest is compounded 8 monthly। मेरे पास क्या कहता है कि मेरे पास 8,000 रुपए हैं, ठीक है, 3 साल का जो साधारण ब्याज मिलता है मुझे वो 3600 रुपए मिलता है। 3 साल का साधारण ब्याज अगर 3600 है तो 1 साल का कितना होगा 3600 भाग 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 1200। इसका कितना है 8,000 का, आप डायरेक्टली कह सकते हैं और सर ये 15% दिख रहा है, तो ब्याज की दर कितनी हो गई 15%। ठीक है, हमें कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 2 years एट द सेम रेट। ठीक है, अगर ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं और ब्याज 8 मासिक के हिसाब से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो ठीक है, 1 साल का ब्याज अगर हमारा 15% है तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने का ब्याज हो गया 15 भाग 12 और 8 महीने का ब्याज हो गया इंटू में 8। तो ब्याज की जो दर % होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8 महीने की वो कितनी होगी, यहां से काट दूंगा 4 से 2 और ये 3 से काटूंगा 5 और ये हो गया 10%। तो 10% का ब्याज 8 महीने में मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर पैसा लगाते हैं। कितने साल के लिए देना है 2 साल के लिए, 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 महीने, तो 24 महीने हैं, 8 महीने में ब्याज चक्रवृद्धि किया जा रहा है तो 8 से भाग करूंगा तो आएगा 3, मतलब 3 साइकिल्स लगेंगे, 3 बार जो पैसा है हमारा उसे चक्रवृद्धि किया जाएगा, ब्याज की दर 10% लगाई जाएगी। आप या तो इफेक्टिव निकाल लें, 10% 3 बार अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास जो इफेक्टिव रेट निकल के आता है वो होता है 33.1%, जो कि मुझे याद रहता है। तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास असल है इतना, असल को हम 100% मानते हैं, 33.1% अपना ब्याज हुआ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100% प्लस 33.1% 133.1%। तो क्या करेंगे, ये 100% को ये मान लेंगे, 133.1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्रिंसिपल को 100% मानते हैं, 100% इसके बराबर 1% 80 के बराबर, और 133.1% किसके बराबर 133.1 इंटू में 10, और
तो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा आपका, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इंटू 1 8, यूनिट डिजिट आई 8, चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर डी में ही एक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, या तो आप ऐसे देख सकते हैं, वरना आप ऐसे कर सकते थे कि भैया ब्याज की दर अपने पास क्या है 10% है। अगर ब्याज की दर 10% है और 3 बार ब्याज लगाया जाएगा तो प्रिंसिपल है अपना 8000, एक साल में क्या होगा 10 रुपए, ब्याज की दर 10% का मतलब 10 रुपए निवेश करे तो एक का ब्याज मिलेगा 11, और 3 साल के लिए लगा रहे हैं तो पावर 3, ये अपना क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। 10 का क्यूब कितना होगा 1000, काट दूंगा तो 8 बचेगा, 11 का क्यूब 1331 होता है, ये मेरा अमाउंट आएगा, अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 10648। खत्म सवाल। चले आगे, एक सवाल ये सिंप्लीफिकेशन का है अपने पास, सोल्व करके वैल्यू बतानी है। ठीक है, सरल सवाल है, ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपका इस सवाल का उत्तर क्या आया। अगला सवाल, The speed of a train is 78 km per hour. It crosses a tunnel in 45 seconds and overtakes a person walking at a speed of 6 km per hour in the same direction in 15 seconds. The length of the tunnel is. मेरे पास एक ट्रेन है जो कि 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, एक पर्सन है जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसे ये जो ट्रेन क्रॉस करती है 15 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आप एक चीज बताओ, जब ये पर्सन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, ट्रेन की लेंथ अगर मैं स्मॉल एल मान लूं, तो आप कहेंगे सर इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, अपनी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी पर्सन और ट्रेन की, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेन की 78 है, पर्सन की 6 है, तो घटा देंगे। ये रिलेटिव स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये मेरी रिलेटिव स्पीड आ गई। कितना टाइम लग रहा है इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए, पर्सन को 15 सेकंड लग रही है, तो मैं 15 से गुना कर दूंगा। तो ये स्पीड है, ये अपना टाइम है, तो ये किसके बराबर, डिस्टेंस के बराबर। ट्रेन जब पर्सन को क्रॉस कर रहा है तो अपनी लेंथ को ही क्रॉस कर रहा है एक तरीके से, तो ट्रेन की लेंथ यहां से निकाली जा सकती है। ठीक है, यहां से मैंने ट्रेन की लेंथ निकाल ली अगर एक बार, तो फिर कहता है कि इसी ट्रेन को क्या करना है, एक टनल को क्रॉस करना है। ठीक है, और उस टनल की लेंथ बतानी है कितनी होगी। अगर इस टनल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितने टाइम लग रहा है, 45 सेकंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टनल ये बताना है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं स्मॉल एल निकाल लेता हूं, ट्रेन की लेंथ कितनी है, क्योंकि जब टनल को क्रॉस करना होगा तो ट्रेन को अपनी लेंथ और टनल की लेंथ दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, जब ट्रेन मान लो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये बी है, जब ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी, ये अपना बी पॉइंट यहाँ पे आएगा, ए पॉइंट जाएगा, ट्रेन जब टनल को क्रॉस करी हुई मानी जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेन को चाहिए इसके लिए वो कितनी चाहिए, एल प्लस एल। सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे अपना, यहां से इससे काटूंगा तो ये 72 बचेगा, 18 से 72 को काटूंगा तो अपने पास 4 बचेगा, 15 इंटू 4 60 इंटू में 5 ये हो गया 300, तो ट्रेन की लेंथ तो आ गई 300। 300 प्लस एल किसके बराबर होगा ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेन की स्पीड कितनी है अपने पास 78, टनल की तो कोई स्पीड होगी नहीं, तो वो टनल तो नॉर्मल खड़ा रहेगा, तो रिलेटिव स्पीड 78 की आएगी किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 15/18 से गुना कर दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। ये लैंड डिस्टेंस है मेरे पास, ये स्पीड आ गई, टाइम कितना लग रहा है 45 सेकंड। सोल्व कर लेंगे अब। पहले 6 से काट दिया 13, और यहां से काट दूंगा 6 से, तो मेरे पास 3, यहां से काटूंगा 15, 15 इंटू में 5 75 है, 75 इंटू में 13 माइनस 300, 300 कुछ और नहीं होता, 75 इंटू में 4 ही होता है, तो 75 इंटू में 13 माइनस 75 इंटू में 4, तो 75 इंटू में 9 बचेगा, तो एल की वैल्यू 75 इंटू में 9, ये 750 में से अगर मैं 75 को घटा दूं तो 675 बचेगा, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, मतलब 1-1.5 मिनट जा सकती है आराम से, 1 मिनट तक जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है कर सकते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन में कहता है, अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1, ₹2 and ₹5 in the ratio 4:5:8. If the total value of these coins is 432, what is the number of ₹2 coins? एक बैग के अंदर ₹1 के सिक्के हैं, ₹2 के, ₹5 के, किस रेशियो में, 4:5:8, और यहाँ पे टोटल वैल्यू बता रखी है। तो मैं मान लेता हूँ ₹1 के सिक्के कितने 4x है, ₹2 के सिक्के 5x हैं, और ₹5 के सिक्के अपने पास 8x हैं। टोटल कितने पैसे हो गए, ₹1 के 4x सिक्के हो गए तो 4x अमाउंट हो गया, टोटल मल्टीप्लाई कर दिया। ₹2 के 5x सिक्के हुए, टोटल अमाउंट कितना 10x हो गया। ₹5 के 8x सिक्के हैं तो कितना अमाउंट हो गया 40x हो गया। तो टोटल अपने पास इतने रुपए हो गए।
टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, 432 दे रखे हैं। हमें बताना है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5x, 5x का मान बताना है। सोल्व कर लेंगे। 5 का मल्टीपल इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सारे ऑप्शंस मेरे 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पूरे ही सोल्व करना पड़ेगा। 40 + 10 50 + 4 54, 54 से इसे काटूंगा 8 टाइम जाएगा, x का मान आ गया 8। अगर x 8 है तो 5x का मान कितना हो गया, 40। तो ये मेरा सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल कहता है अ कोड PQ ऑफ अ सर्कल C1 ऑफ रेडियस 9.25 सेंटीमीटर टचेस अनदर सर्कल C2 that is concentric to C1 and the radius of C2 is 3 centimeter. What is the length of PQ? क्वेश्चन में कहता है मेरे पास दो सर्कल है, एक सर्कल है C1 और एक उसके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल डाला हुआ है C2। अगर मैं एक कोड बनाता हूं C1 सर्कल की जो कि C2 सर्कल को टच करती हुई जाती है, तो मुझे इस कोड PQ की लेंथ बतानी है। अगर मेरे पास जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस 9.25 दे रखा है और जो छोटे वाला सर्कल है इसका रेडियस अपने को दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक, कैसे सोल्व करेंगे? आप एक चीज बताओ, ये छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट जा रही है ना, बड़े वाले सर्कल की कोण तो ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये वाली दूरी निकाल सकता हूं। और आपको पता है अगर मैं बड़े वाले सर्कल का भी, क्योंकि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर ये है, एक कोण पे अगर परपेंडिकुलर डालूं सेंटर से तो वो बाइसेक्ट भी करता है कोण को, तो जो जितनी दूरी मेरे पास ये होगी उतनी ही दूरी मेरे पास ये भी होगी, और इन दोनों का सम कर दूंगा तो मेरे पास PQ की लेंथ आ जाएगी। मतलब ट्वाइस ऑफ L निकालना है मुझे PQ निकालने के लिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो ये 9.25 है, 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है, तो 9 + 1/4 लिख सकता हूं। 9 + 1/4 क्या हो जाएगा, ये 37/4 हो जाएगा। अब भी आपको देखेंगे ये 37/4 है, ये अपना 3 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, वरना लॉजिकली आप रेशियो निकाल लो। ये मेरे पास 37/4, ये वाली साइड कितनी है 3 रेशियो, इनका रेशियो निकालूंगा तो ये 37 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 4, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 12। 37 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, क्या ये मेरे पास ट्रिपलेट बनाते हैं 35 के साथ। तो जो ये वाली दूरी होगी मेरे पास ये कितनी होगी, आप देखेंगे 37 का 1/4 है, ये 12 का 1/4 है, तो ये वाली दूरी मेरे पास आएगी 35 का 1/4, 35/4। क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या है 37 है, यहाँ पे मैंने 37/12 तो लिखा था, एक्चुअली में 37/4 है, ये 12/4 है 3 और ये 35/4 होगा ट्रिपलेट। ये 35/4 आ गया L की वैल्यू, तो मेरे पास PQ का मान कितना हो जाएगा 35/4 इंटू में 2, 35/2 दैट इज 17.5। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप SSC एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो RBI एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल करें। ठीक है, वहां पे कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैच मेरा मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं 1199 फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल एक डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप RB10 कोड यूज करते हैं तो आपको इस पे 10% और ऑफ मिल जाएगा। तो 1080 रुपए में एक साल तक जितने भी सेशन होंगे SSC CGL प्री प्लस मेंस SSC HSL CPO MTS सिलेक्शन वो सारे के सारे आप दे सकते हैं। मैथ्स सभी का सेम ही है लगभग, जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो पढ़ने हैं, अच्छे से कवर करना है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, और बाकी जो PDF कोर्स है SSC लेटेस्ट एग्जाम्स की टॉपिक वाइज PDF, वो भी मैथ्स का कोर्स अगर आपने लिया है तो उसके साथ फ्री मिल जाएगा। और ये PDF का कोर्स भी आपको एप्लीकेशन पे अलग से अगर आपको लेना है, खाली मैथ्स का कोर्स नहीं चाहिए आपको, खाली PDF चाहिए जीके रीजनिंग और इंग्लिश की और मैथ्स की Tier 1 और Tier 2 की 2018 से अब तक की, तो भी आप ये कोर्स देख सकते हैं PDF वाला। कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वायर इज। मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे पिघला के एक वायर बनाई गई जिसका रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका रेडियस 0.3 है, जब वायर बनाते हैं तो ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, बेलन शेप की होती है, ये याद रखना। जब मैं इसे पिघला के बनाऊंगा तो इनकी क्या होगी, वॉल्यूम बराबर होगी, आयतन बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई रेडियस है 9 क्यूब, ये किसके बराबर होगा। अगर सिलेंडर की बात करूं, इसकी अगर लेंथ L है तो इसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, और h की जगह हाइट की जगह यहाँ पे अगर लेंथ है तो पाई r स्क्वायर L,
तो ये हो जाएगा पाई, रेडियस अपने पास 0.3 का होल स्क्वायर, और ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा एल। सोल्व करके हमें लेंथ बतानी है। अब ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 0.3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। तो 3 हटाया तो यहाँ पे 10 लग जाएगा। सोल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो एक 9 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर बचेगा, 3 से काटूंगा 81/3 27 बचेगा, तो 4 × 27 अपना यहाँ पे आया, और यहाँ पे 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, और ये इंटू में एल। ये आया 108, 108 में 100 मल्टीप्लाई करूंगा 10800, वो सेंटीमीटर होगा, हमें मीटर में बताना है, तो ये कितना बचेगा 108 मीटर। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। डन है। लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी थी, बाद में हमें मीटर में बताना था, तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा मीटर के लिए, तो हमारा 108 आंसर आया। कहता है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स कंजम्पशन। मेरे पास कोई सामान है, उसकी जो प्राइस है वो 28% से बढ़ जाती है, मतलब 100 रुपए का मुझे पड़ रहा है, 28% से बढ़ जाएगा तो कितने का हो जाएगा 128 का। जो उस पर खर्च करना है वो सिर्फ 12% बढ़ा, मतलब 100 रुपए पहले तो मैं पूरा ही ले रहा हूँ, 100 रुपए खर्च कर रहा था, मैं उस पर सिर्फ 112 रुपए खर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे बताना है कि डिक्रीज कितना होगा कंजम्पशन के अंदर, ठीक है। तो 112 रुपए मैं खर्च करना चाहता हूं, जो टोटल क्वांटिटी है वो मेरी 128 रुपए की आएगी, ठीक है। तो कितने रुपए मैं कम दे रहा हूं, आप कहेंगे सर यहाँ पे आप 16 रुपए कम दे रहे हो, पूरा सामान मेरा 128 का आएगा, 16 कम दे रहा हूं, तो इसी अनुपात में हमारा क्या होगा, जो चेंज है वो इसी अनुपात में आएगा। 16 भाग 128 इंटू में 100% कर दूंगा, तो कितना कम कंजम्पशन हम कर रहे हैं, कितना डिक्रीज हुआ है कंजम्पशन में, वो हमें मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 16 से काटूंगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, और 1/8 होता है 12.5%, तो हमारी जो कंजम्पशन है उसमें डिक्रीमेंट होगा 12.5% का। दोबारा रिपीट करता हूँ, 100 रुपए की कोई कमोडिटी थी, पहले हम 100 रुपए खर्च करते होंगे, उसका प्राइस 28% बढ़ गया तो 128 रुपए हो गया, ठीक है। हम खर्च सिर्फ 12% ज्यादा करना चाहते हैं, एक्सपेंस को 12% से बढ़ाया तो 112 दे रहे हैं, ठीक है। 128 का सामान 112 दे रहे हैं, तो कितने रुपए कम दे रहे हैं, 16 रुपए कम दे रहे हैं। 16 रुपए का सामान हम आगे नहीं खरीद सकते, 16 रुपए कम दे रहे हैं कितने में, 128 में, 128 दे देते तो पूरा सामान आ जाता, तो 16 का कितना आएगा, 16 भाग 128, इतना हम कम खरीदेंगे। परसेंटेज में बताना है तो इंटू में 100%, ये आ गया 12.5%। कहता है इफ 10x इक्वल्स टू व्हाट दिस, x 0 से 90 के बीच में x का मान बताना है। आप डायरेक्टली कर सकते हैं सर, अगर 10a मेरा कोट b के बराबर होता है तो सीधा होता है a प्लस b मेरा किसके बराबर, 90 के बराबर। वरना आप ये कर सकते हैं 10x है, इसे 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 90 माइनस 48 प्लस 2x होगा, ये इसे सोल्व करूंगा, x इसके इक्वेट करूंगा और सोल्व कर लूंगा। अदरवाइज ये बेस्ट है, अगर 10 ए कोट b के बराबर है तो a प्लस b 90, तो इन दोनों का सम करूंगा, x प्लस 48 प्लस 2x, तो 48 प्लस 3x, ये अपना किसके बराबर, 90 के बराबर। 90 में से 48 घटाया 42, 42 को डिवाइड करूंगा 3 से तो 14। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, A can complete a work in 20 days while B can complete the same work in 25 days. Both work together for 10 days, then C alone completed the remaining work in 10 days. In how many days will A, B and C together complete the work? मेरे पास A एक काम को 20 दिन में और B इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। जब ऐसा कुछ देते सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम आएगा डेट इज 100। A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 100 भाग 20 5, और B की एफिशिएंसी अपने पास 4 आ जाएगी। दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। इन्होंने साथ मिलके 10 दिन तक काम करा, तो 10 दिन तक 9 इंटू में 10 90 काम कर लिया। जो बचा हुआ काम है, 100 काम टोटल था, 90 हो गया, बचा हुआ काम है 10। बचा हुआ काम सी अकेले ने निपटाया 10 दिन में, तो सी अगर एक दिन में सी काम करेगा तो 10 दिन में 10 इंटू सी काम करेगा, तो ये बचा हुआ काम है, ये भी बचा हुआ काम है, इक्वेट कर देंगे तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1। सी का एक दिन का काम 1 है। हमसे पूछा एबीसी मिलके पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो सेम काम को ए एक दिन में 5 कर रहा है, बी 4 कर रहा है और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। साथ मिलकर करेंगे तो 4 + 5 + 1 10 काम करेंगे एक दिन में। टोटल काम है 100, 100 भाग 10, ये हो जाएगा 10।
10 डेज में तीनों मिलके ये पूरा काम कंप्लीट करेंगे। अगला सवाल, ये वाला सवाल अच्छा है, ये मास पॉइंट ज्योमेट्री पे है। मास पॉइंट ज्योमेट्री मैंने एप्लीकेशन पे समझाया है। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, मास पॉइंट ज्योमेट्री बाय शुभम जैन करोगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी। वो पहली वीडियो आप देख लेना मास पॉइंट ज्योमेट्री की, उससे समझ आ जाएगा कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझाना तो पॉसिबल नहीं है मास पॉइंट ज्योमेट्री, अगर जिन्हें आती है उन्हें समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई और जेड। पी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एक्स जेड का, और क्यू एक पॉइंट है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। क्यू जेड बाइसेक्ट्स पी वाई। अगर मैं क्यू जेड बना लेता हूं तो ये अपना पी वाई को बाइसेक्ट करता है। पी वाई को बाइसेक्ट मतलब पी वाई को दो इक्वल भागों में बांटता है। एक्स क्यू का मान हमें दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि एक्स वाई का मान, क्यू वाई का मान बता दो। ये वाली वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है कि ये वाली वैल्यू क्या होती है। अब कैसे सोल्व करेंगे भाई, आप कहोगे सर देखो ये मेरे पास P मिड पॉइंट है किसका, एक्स जेड का, तो ये साइड 1 रेशियो होगी, तो ये वाली साइड भी अपने पास 1 रेशियो होगी। और अगर मैं बात करता हूं ये क्यू जेड बाइसेक्ट कर रहा है पी वाई को, तो ये भी अगर 1 रेशियो है तो ये वाली दूरी भी 1 रेशियो होगी। ऑल्दो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बस रेशियो मैंने कहा कि एक्स पी वाई के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये रेशियो 1:1 है, और एक्स जेड के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये 1:1 है, ठीक। अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री हमें लगानी है तो हम कैसे करते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन दोनों की कॉमन नोड ये है। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ये 1 रेशियो है, तो मैं कहूंगा ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 1 रेशियो है तो ये वाली साइड मेरे पास 1 रेशियो हो जाएगी, क्रॉस में चलता है। यहाँ पे वेट इस वाली नोड पे 1 रेशियो मान लिया, इस वाली नोड पे भी 1 रेशियो आ गया, तो इस वाली नोड पे वेट कितना होगा, क्या ये 1 + 1 2 रेशियो वेट होगा। इस वाली नोड पे वेट 2 रेशियो है, यहाँ पे 1 है, ये अपने पास 1 है, यहाँ पे इस नोड पे वेट कितना होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, तो ये 2 इंटू में 1 बराबर होगा 1 इंटू में जो यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 आ जाएगी, 2 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली लेंथ को मैं मान लेता हूँ, चलो भाई, या चलो इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ m, तो यहाँ पे मेरे पास वेट 2 रेशियो है 2 इंटू m, और ये 1 इंटू 24 के बराबर होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। अगर पिवट को इधर रखता तो 2m मेरा 1 इंटू 24 के बराबर होगा, और m का मान कितना आ जाएगा 24/2 12, तो 12 इस क्वेश्चन का उत्तर है। बहुत सिंपल सवाल मास पॉइंट ज्योमेट्री का इन्होंने यहाँ पे पूछा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को जिन्होंने मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, नहीं समझ आया होगा, उनको क्या करना है, अगर पेड कोर्स लिया हुआ है तो ज्योमेट्री में जाओगे, 14th नंबर की वीडियो ट्राइंगल में मिलेगी मास पॉइंट ज्योमेट्री की, 1.5 घंटे की वीडियो, डिटेल में आगे तक के बहुत कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं, इससे बाहर मास पॉइंट ज्योमेट्री में नहीं पूछेगा। अगर यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब पे मास पॉइंट ज्योमेट्री बाय शुभम जैन करोगे तो फर्स्ट वीडियो जो आएगी वो देख लेना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे कवर करेंगे, ठीक। मास पॉइंट ज्योमेट्री का सीधा सा फंडा ही होता है अपना कि मेरे पास अगर ये एक लाइन है, यहाँ पे कुछ वेट रखा है, यहाँ पे कुछ वेट रखा है, मैंने पिवट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये m1 मान लिया मैंने, ये m2 मान लिया, ये मेरे पास से L1 है तो ये L2 है। अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो m1 इंटू में L1 ये बराबर होता है m2 इंटू में L2, ठीक है। वही चीज यूज करी है हमने। क्वेश्चन में कहता है cos थीटा √3/2 है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। cos थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा मेरा 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री यहाँ पे पुट रख देंगे, 2 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, कोट 30 होता है √3 का स्क्वायर 3, सेक 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3 स्क्वायर करूंगा तो 4/3, कोसेक 30 का मान होता है 2, 4 8 माइनस 1 7/4 है, नीचे -2 है, प्लस 6 और 4 10/3 है, -7/8 है, प्लस 10/3 है, एलसीएम 24 आ गया, 21 माइनस का 80 प्लस का, 80 माइनस 21 59 प्लस का। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल, tan 50 sec 50 cot 40 cosec 40।
फिर ये कुछ दे रखा है, बताना सोल्व करके क्या है। आप देखेंगे tan 50 किसके बराबर होता है, क्या ये cot 40 के बराबर होता है, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा, तो tan 50 cot 40 बन जाएगा। और ये sec 50 क्या है, cosec 40 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय cot 40 प्लस cosec 40 प्लस cos स्क्वायर 65 है, आप देखेंगे sin 65 है, cos 25 sin 90 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये sin 65 sin स्क्वायर 65 cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65। आइडेंटिटी आपको सारी दिख रही होंगी। tan 30 का मान होता है 1/√3। आप देखेंगे ये तो पूरा का पूरा कट गया, 1 आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, 2 प्लस 1/√3 एलसीएम लूंगा, इसे मैं लिख सकता हूं 2 प्लस √3/3, रेशनलाइज कर लिया, 2 3 जा 6 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3, खत्म। अगला सवाल कहता है एक सर्कल है, AB and DC are two chords. When AB and DC are produced, they meet at P. तो AB और DC दो chords हैं जिन्हें आगे प्रोड्यूस करा तो D पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये AB और ये DC ये P पॉइंट पे मिल गए। PC अपने को 2.8 दे रखा है, PB 3.15 दे रखा है, AB 3.85। हमें मान बताना है CD का, ये वाली दूरी बतानी है कि कितनी है x। तो इसके लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपको पता है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे दो लाइन खींची जाए तो दोनों को सेकंड्स कहते हैं, और सेकंड थ्योरम क्या कहती है, ये PB इनटू में P पॉइंट से इस सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है लाइन, और सर्कल को ये A पे टच कर रही है PA, ये किसके बराबर होता है, ऐसी एक लाइन जा रही है P सर्कल को C पे टच कर रही है PC, और यहां से एक लाइन D पे टच कर रही है सर्कल को PD। ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। 3.15 इंटू में इन दोनों का सम TA कितना हो जाएगा, 3.85 प्लस 3.15, ये तो 7 बन गया, ये बराबर हो जाएगा PC 2.8 और PD अपना 2.8 प्लस x। अपने को CD बनाना है ना, x का मान बताना है। चलो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अपने पास पॉइंट हटे, एक काम करते हैं 7 से काट दूंगा 0.4 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, यहाँ पे ये 40 बन जाएगा, ठीक है। 5 से काट दूंगा तो 63 आएगा, ये 8 आएगा, और ये 2.8 प्लस x आएगा। 8 से डिवाइड कर दूंगा इसे, तो 8 8 या 64 होता है, 64 से एक कम है, 1/8 होता है 0.125, तो 8 में से 0.125 को घटाऊंगा तो मेरे पास 7.875 आएगा माइनस 2.8, ये अपना होगा x का मान, तो ये 5.075 इक्वल्स टू x। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 क्वेश्चन DI के हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन कहता है इस ग्राफ को देखो, क्या दे रखा है इसमें, ये रिवेन्यू है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये रिवेन्यू दे रखा है ब्लू से 2014, 15, 16, 17 और 18 और 19 में एक कंपनी XYZ का, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है 2014 से 2019 का इसी कंपनी का, ठीक है। रिवेन्यू क्या होता है, जो टोटल कलेक्शन हुई हमारी, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कितना हमने खर्च किया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जो आपका प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, रिवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस को घटाएंगे तो वो आपका प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे सोल्व करता हूं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014, 2016 एंड 2018 इज व्हाट परसेंट, ठीक है। बस इतना पढ़ा मैंने, अभी इनमें साथ के साथ कर रहा हूं। 2014, 2016 और 2018 के अंदर टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 320 और 380, 700, 980 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, ये कितना परसेंट है टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015 टू 2017 एंड 2019।
2015 से 2017, ये दिखता नहीं है 2, इसे ध्यान से रखना है, गलती बहुत होती है। 2015 से 2017 तो कितना हो गया, और 2019, ये अलग पेन लेता हूं, अपने को ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। 250, 330, ठीक है, ये अपना 58 हो गया, 58 और 36, 64, 94 और 21, 150, ठीक है। 980, 1150 कितना परसेंट है ये बताना है, तो इंटू 100%। 0 से 0 जाएगी, अपना यहां से काट देंगे 5 से तो 20 आएगा, और ये आएगा मेरे पास 23। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, 23 से काटेंगे पहले तो अपना ये 7 जा 161, 8 जा 184, 120 बचा, फिर 5 जा 85 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगला डीआई हमारे पास कहता है स्टडी द ग्राफ एंड शोज द नंबर ऑफ वर्कर्स विद देयर डेली वेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर वर्कर्स हैं, उनके डेली वेजेस दे रखे हैं यहाँ पे, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं वो दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 450 और अबव बट लेस देन 500 टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 650 और अबव। ठीक है, हमारे पास रेशियो बताना है उन वर्कर्स का जिनका डेली वेज 450 या उससे ज्यादा है लेकिन 500 से कम है, तो कितने हैं 45। इनका रेशियो किसके साथ बताना है, उन वर्कर से जिनका डेली वेज 650 या उससे अबव है, तो 650 की लाइन ये रही, उससे अबव है 35। रेशियो कितना आ गया, 5 से काट देंगे 9 रेशियो 7। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल, ठीक है, यहाँ पे इस पाई चार्ट के अंदर पैसे दिखा रखे हैं आदित्य ने जो खर्च किए क्रेडिट कार्ड के थ्रू डिफरेंट बैंक्स के। उसने टोटल जो खर्च किया है वो 3,60,000 का किया है। ठीक, तो टोटल खर्च अगर आप देखेंगे सेंट्रल एंगल पाई चार्ट में 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3,60,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 डिग्री किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1000 को, ये मैंने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे डिग्री वाइज दिखा रखा है किस कार्ड से कितने खर्च किए। कहता है हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड थ्रू कार्ड सी एज कम्पेयर टू कार्ड डी। कार्ड सी से कितना ज्यादा खर्च किया था एज कम्पेयर टू कार्ड डी। तो यहाँ पे 100 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री, कितना ज्यादा, 20 डिग्री ज्यादा। 1 डिग्री 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 डिग्री 20,000 को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, इस पाई चार्ट को देखना है और जो आंसर है वो बताना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2019 के अंदर कितने लोगों को, नहीं यहाँ पे परसेंटेज दिखा रखी है। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलैरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स अमंग फैमिलीज इन द ईयर्स 2019-2020। ठीक है, जो फैमिलीज रही होंगी कुछ, उसके अंदर जो पॉपुलैरिटी है आइसक्रीम्स की वो दिखा रखी है कि कितने परसेंट लोगों को कौन सी आइसक्रीम पसंद है। जैसे स्ट्रॉबेरी को अगर मैं देखता हूं तो 18.9% फैमिलीज को 2019 के अंदर स्ट्रॉबेरी पसंद है। वहीं 2020 का भी डेटा दिखा रखा है कि स्ट्रॉबेरी यहाँ पे 2020 के अंदर जो पसंद है 20.5% फैमिलीज को पसंद है। ठीक है, इस तरीके से डेटा है हमारा। If 1% of increase resulted in annual additional sales of 10,000, then how much did the combined strawberry, other and butterscotch sales increase from 2019 to 2020? ठीक है, कहता है कि अगर 1% इंक्रीज होता है किसी भी सेल में, तो इसका मतलब होता है कि 10,000 से हमारी बिक्री बढ़ गई। तो 1% किसे रिप्रेजेंट करता है, 1% 10,000 को रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है कि 2019 और 2020 में अगर हम कंपेयर करें अदर, स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच, इन तीनों फ्लेवर्स को, तो कितने परसेंट कितनी आइसक्रीम्स का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है सेल्स के अंदर। आप देखेंगे अदर कितना है यहाँ पे हमारे पास, ये 15.7 है, ये अपने पास 18.9 है और ये 10.8 है। इन तीनों को अगर मैं सम कर लूं तो 7, 9, 16 और 8 24, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 17, 35, 45। यहाँ पे जो बिक्री है हमारी 45.4% है इन तीनों की 2019 में। अगर इन तीनों की 2020 में देखता हूं तो ये 20, 20, 40, 56, 0.6, 0.6, 0.5, 1.7, 56 प्लस 1.7 डेट इज
57.7। तो यहाँ पे कितनी बढ़ गई बिक्री हमारी? क्या यहाँ पे हमारे पास 2020 के अंदर इन तीनों फ्लेवर्स की जो बिक्री है वो 12.3% से बढ़ गई। 1% बिक्री 10,000 के बराबर है, तो 12.3 किसके बराबर होगा? 12.3 इंटू में 10,000, ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी 123,000। यही मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझने वाला DI था, ठीक है। कई बार हमें ये लगता है कि 1% जो इंक्रीज हुआ है इसका मतलब ये है कि 2019 से 2020 के अंदर जा रहे हैं, अगर सेल मेरी 1% से बढ़ी है इसके बीच में, कुछ लोग ये कंसीडर कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसे आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1% इंक्रीज का मतलब है कि 10,000 मतलब 1% की वैल्यू जितनी भी आइसक्रीम है वो 10,000 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फैमिलीज थी 2019 में 2020 में, तो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स क्या है? टोटल आइसक्रीम दोनों साइड कांस्टेंट है, जितनी 2019 में थी उतनी ही 2020 में, बस लोगों का फ्लेवर चेंज हो रहा है। 2019 में लोग इतने परसेंट इन फ्लेवर्स को पसंद कर रहे हैं, 2020 के अंदर जो परसेंटेज लाइकिंग है डिफरेंट फ्लेवर्स की वो चेंज हो रही है, ठीक। तो ध्यान से पढ़ के DI को सोल्व करना है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, RBI की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां से आप ये सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी काफी बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। और जो भी आप एप्लीकेशन में पीडीएफ देखेंगे, अगर उसे आपको फोन मेमोरी में सेव करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज करना है, एप्लीकेशन में ही सेव करना है तो ये वाला ऑप्शन रखना है। और कंप्लीट मैथ्स का कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसके साथ ये सारी पीडीएफ भी फ्री होंगी, और मैथ्स की भी पीडीएफ अवेलेबल है 2018, 2019, 2020 टीयर 1 और टीयर 2 की चैप्टर वाइज, वो आप देख सकते हैं। इसमें आप ICAR सिलेक्शन पोस्ट की पीडीएफ भी ऐड की जाएंगी, और CGL 2021 टीयर 1 की भी पीडीएफ टॉपिक वाइज मैथ्स की भी ऐड होंगी, ठीक है। और बाकी सेक्शंस की तो है ही ऑलरेडी, 2021 की जब आंसर क्या आ जाएगी तब ऐड होगी बाकी सेक्शंस की। मैथ्स का जो हमारा कोर्स होता है उसके अंदर हर एक वीडियो को आपको डिटेल में समझाया जाता है, हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक जाते हैं, ठीक है। लेटेस्ट टीचिंग पैटर्न पे बेस्ड कोर्स डिजाइन किया गया है, ठीक है। जो भी फ्यूचर में एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस की अलग से वीडियो डाली जाएगी, ठीक है, जो जिससे आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर पाए, उनकी वीडियो भी दी जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी सेक्शन होगा और वो कौन सा भी टॉपिक कितने घंटे का है उसकी ड्यूरेशन वहां पे मिलेगी, ठीक है। उसे आप अलग अलग स्पीड पे देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे देखते हैं 2x, 3x, 4x, 1.5x। साथ ही साथ क्लास में पीडीएफ विद एनोटेशन भी आपको वहां पे मिल जाता है सभी क्लासेस का। क्वेश्चंस की पीडीएफ अलग इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में मिल जाती है, और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। आज की जो मैंने शिफ्ट कराई थी आपको, ये 5 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर था CHSL 2020 का, और दिस वाज द टफेस्ट शिफ्ट ऑफ CHSL 2020। तो एग्जाम का पेपर का लेवल ऐसा ही मिलेगा आपको, इससे ज्यादा मुश्किल पेपर मिलने के चांसेस कम रहते हैं। CHSL 2019 में कुछ पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, वो मैंने आपको करवाया भी था, स्टार्टिंग में बताया था, आप देख सकते हैं। बट आप इस तरह के अगर पेपर के लिए रेडी हैं तो आपको एग्जाम में कोई पीछे कर नहीं सकता। आप मान के चले ऐसा ही पेपर आएगा, इससे सरल भी आ सकता है, हल्का सा डिफिकल्ट आएगा, अगर डिफिकल्ट आएगा हल्का सा, ठीक है, लेकिन सरल आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इस पेपर से, ठीक है। अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखें और अच्छे से एग्जाम दें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।